हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लेकर आए हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहले लेक्चर में हमने स्लोप पढ़ा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लास्ट में पढ़ा था, वही चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट में। उसके आगे जो है आज हम प्रोसीड करेंगे, ठीक। इसमें जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे आज मिलेंगे। मज़े से, मस्ती से जो है पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। और जेईई मेंस के क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जाइएगा नहीं कहीं। तो ये सेकेंड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़े थे, मतलब जहाँ पढ़ाए थे लास्ट में, लास्ट टर्न पे, लास्ट वीडियो में जहाँ पढ़ाए थे वहाँ से आगे आज प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक। तो आज सबसे एक चीज़, आज तो दीपावली है, तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को, ठीक है। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाला ईश्वर आप लोगों को जो है खुशियाँ प्रदान करें आप लोगों को कभी दुखी ना होने दे, ठीक है। आप लोगों को ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम्स को क्रैक करें, समझे? तो उसके तो ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर, ठीक है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, पहला फॉर्म क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता था कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और y एक्सिस इंटरसेप्ट c है, ठीक है। अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और y एक्सिस इंटरसेप्ट c है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा क्या था? दूसरा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर कोई लाइन है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था कि अगर कोई लाइन है जो कि x1, y1 से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन क्या होती थी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। ये तो था स्लोप टू स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म था ये, ठीक है। और एक था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था? कोई लाइन है जो कि x1, y1 से पास हो रही है और x2, y2 से भी पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे? इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू m। स्लोप क्या होता है? 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है तो स्लोप क्या होता है उसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है लाइन की इक्वेशन, ठीक। तो पिछले टर्न पे हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब आगे जो आज आने वाला है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। आज है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो आज नई चीज़ है, आज स्टार्ट करते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ, ठीक। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कोई लाइन है जो x एक्सिस इंटरसेप्ट जिसका a है और y एक्सिस इंटरसेप्ट b है, ठीक है। x एक्सिस को 0, a, 0 पे कट कर रही है और y एक्सिस को 0, b पे कट कर रही है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पहले लिख लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि मतलब ऐसे कोई लाइन है जिसका कि x एक्सिस इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस इंटरसेप्ट b है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। इस लाइन की ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये जो है x एक्सिस को a, 0 पे कट करेगी, y एक्सिस को 0, b पे कट करेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। अगर कोई लाइन है जिसका x एक्सिस इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस इंटरसेप्ट b है, यहाँ पे x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है? a है और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है?
बी है, ठीक है। तो उसके बाद ये इस लाइन की इक्वेशन है, ओके ठीक। अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ था 2006 में, तब AIEEE होता था, तो AIEEE का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है 3,4, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, थ्रू पॉइंट ए 3,4, ये ए पॉइंट है 3,4, ठीक, पास हो रही है लाइन 3,4 से, इज सच दैट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए 3,4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिसेस इज बाइसेक्टेड एट ए, ठीक, इंटरसेप्ट जो एक्सिसेस के बीच का इंटरसेप्ट है वो ए से बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में जब बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम P कुछ लेट कर लेते हैं, इसको Q लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये JEE 2006 JEE मेंस का क्वेश्चन है, तो हम इसको लेट कर लिए P, इसको Q मान लिए, ठीक। तो हम इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। हम ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि ये इस लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये x बाई a y बाई b है तो x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, अभी बताए हैं पहले ही, और ये जो y एक्सिस इंटरसेप्ट होगा वो 0,b हो जाएगा, ठीक है। तो हमें P का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, Q का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, और ये अगर A पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, तो A पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो कैसे करते हैं मिड पॉइंट वाला क्या था कि x1 प्लस x2 बाई 2 यानी x1 A है x2 0 है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी A प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगा 3 के, एंड y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो x बाई a 6 है प्लस y बाई 8 है इज इक्वल्स टू 1, ठीक। एलसीएम लेके फॉर्म में ले आइएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जैसे आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा कि PQ दिया हुआ है, A दिया हुआ था, A पॉइंट दिया हुआ था, ये जो लाइन थी वो A से पास हो रही थी, ठीक, और PQ जो इंटरसेप्ट बिटवीन टू एक्सिसेस है वो बाइसेक्टेड एट A हो रहा था, तो इसीलिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है A पॉइंट तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का, ठीक। तो मिड पॉइंट वाले से हम इस चीज़ को निकाल लिए हैं, अब यहाँ से A और B की वैल्यू इसमें पुट कर दिए, सीधे हमें इक्वेशन फाइंड हो गई, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई इतनी चीज़ें। ये JEE मेंस 2006 का क्वेश्चन है, तब AIEEE होता था, AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, ठीक। अब ये तो ख़त्म होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आ जाता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म कि इफ ए लाइन, उसको लिख लीजिए, इफ ए लाइन सच दैट perpendicular distance from origin on it, if a line such that perpendicular distance from origin, ठीक, perpendicular distance from origin on it is equals to P। जैसे एक लाइन जैसे हम मान लेते हैं, ये y ये x, ये एक्सिसेस हो गई, ठीक है, ये लाइन है। अब हमने कहा कि इफ ए लाइन सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन इट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन इट इज इक्वल्स टू P, ये P के बराबर है। एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन, उसके आगे, एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, makes angle alpha in anti-clockwise sense, then equation of line
देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो p है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक। ये अल्फ़ा जो है वो 0 से 2 पाई, अरे भाई ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे ये है, ठीक। ये लाइन इधर भी तो हो सकती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस से कितना क्रिएट कर रहा है, अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो 0 से 2 पाई अल्फ़ा। तो लाइट चली गई थी तो थोड़ा इशू हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का ही सहारा है। लाइट अगर जितनी बार जाएगी उतनी बार हमें वीडियो को जो है पॉज करके फिर से जो है बनानी पड़ेगी, ठीक। तो लाइट ही सब कुछ है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। अल्फ़ा जो है 0 से 2 पाई बिलोंग करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा ये लाइन कहीं भी हो सकती है, ठीक। अगर अच्छा अब मान लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 120 है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 120 मान ली, ठीक है, और ये जो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, इसको हम 5 यूनिट मान लेते हैं, तब हम कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो x cos अल्फ़ा cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल्स टू p कितना है 5, ठीक है। cos 120 कितना होता है हाफ माइनस हाफ, ठीक, प्लस y इंटू साइन 120 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती नहीं हैं। अभी जेई का क्वेश्चन करवाया पिछली बार थोड़ी देर पहले, तो लग गया होगा उससे कि जो है कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद भी मतलब जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जब ख़त्म हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए होंगे वो एक प्रॉपर वीडियो में हम पूरा लेके आएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके लिए टेंशन ना लीजिए। और साथ ही साथ इसमें तो मज़ा ही आ रहा ही होगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मस्ती कर रहे होंगे, मस्ती से पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के बाद हमने कितने जो है फॉर्म्स पढ़ चुके हैं वो हम अपना एक एक करके लिख लेते हैं कि मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन कितने फॉर्मूले से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कितने फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला था पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म वाला था, फिर ये नॉर्मल फॉर्म, फिर अभी इससे पहले पढ़े इंटरसेप्ट फॉर्म। 5 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, दूसरा जो होता है वो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तीसरा जो होता है वो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप हो जाता है m इंटू एक्स माइनस x1। चौथा जो होता है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1, और जो पांचवा है अपना पांचवा क्या था, x cos अल्फ़ा नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। ये हमारे पास 5 फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी obtained by these formulas according to given condition in the question, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फाउंड बाय दीज फार्मूलाज, हम इन सारे फार्मूलाज को जो है इनका इस्तेमाल करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, और जो है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके अनुसार जो है हम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अपना है जो नेक्स्ट है वो है जनरल इक्वेशन। जैसे जनरल इक्वेशन अपना क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे जनरल इक्वेशन क्या होता है
जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, बी वाई को इधर रखते हैं और ए एक्स और सी को उधर लेके जाते हैं, तो बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब y से यहाँ b को भी इधर भेज देते हैं, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई ए, ठीक है, सी बाई बी, सॉरी सी बाई बी, सी बाई बी, ठीक। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म आ गया, जहाँ पे m क्या है, माइनस ए बाई बी और c क्या है, c माइनस का c बाई बी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये हो गया y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये हो गया स्लोप। अच्छा, अब इसी चीज़ को जैसे ए एक्स प्लस बी वाई को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था ना, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अब हम c को उधर भेज देते हैं, तो ए एक्स प्लस का बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। अब माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बाई माइनस सी प्लस का बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस सी से जब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, x बाई ए को भी नीचे ले आते हैं, माइनस सी बाई ए प्लस का y अपॉन माइनस सी बाई बी, बी को भी हम नीचे ले आए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्म है, जहाँ की a क्या है, a जहाँ दिया हुआ है माइनस सी बाई ए और b क्या है माइनस सी बाई बी, ठीक है। a आया है यहाँ पे माइनस सी बाई ए और ये आया है माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो जैसे फॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए, अच्छा अगर इसका हम स्लोप निकालते हैं यानी m क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, ठीक, जो स्लोप आया है वो माइनस ए बाई बी आया है, ठीक है। y एक्सिस इंटरसेप्ट यहाँ पे माइनस सी बाई बी आया है, यहाँ भी माइनस सी बाई बी आया है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, यही c तो होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट पहले लिख लेते हैं, x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए और y एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए चीज़ें कि जनरल इक्वेशन के लिए चीज़ें हमें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा जनरल इक्वेशन। इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज़ें आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। इसके बाद हमारा नया चीज़ आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है उसको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक, डिटेल में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चीज़ें नोट कर लिए होंगे आप लोग। फिर आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हेडिंग डाल लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या, जैसे इफ ए पॉइंट ऐसे सीधे लिखिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट x1, y1 ऑन a line ax प्लस by प्लस c इज x2, y2, ठीक है। जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन मान लेते हैं हम, ठीक है। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x1, y1, x1, y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो है ना, इसका ये जो फुट है, ठीक है, इसी को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको x2, y2। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट x1, y1, x1, y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है x2, y2। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ठीक है, वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि
हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना होता है। x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 मान लीजिए निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि x माइनस x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कंडीशन, ये होता है कंडीशन। x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 इंटू b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। अब दूसरा जो आता है वो है रिफ्लेक्शन फार्मूला। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन फार्मूला भी ऐसे एकदम सेम होता है रिफ्लेक्शन फार्मूला कि इफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x1 y1, ठीक है, इफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x1 y1 टेकिंग लाइन ax प्लस by प्लस c एज ए मिरर, इस लाइन को हम मिरर लेके, ठीक है, इस लाइन को हम मिरर मान के x1 y1 का जो वो होगा रिफ्लेक्शन x2 y2 होगा, हम मान लेते हैं x2 y2 होगा, तो भी ये कंडीशन उसके लिए भी कंडीशन यही होती है, सिर्फ यहाँ -2 हो जाता है, ठीक। यहाँ केवल -2 हो जाता है, कंडीशन उसके लिए भी ये वही रहती है। अभी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं तब क्लियर हो जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया। अब अगला हो जाता है कि हमारा रिफ्लेक्शन फार्मूला, कि अगर जैसे रिफ्लेक्शन फार्मूला, ठीक है, इफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट x1 y1, जैसे ये है x1 y1, इसका जो है रिफ्लेक्शन है x2 y2, x2 y2, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है x2 y2, और टेकिंग एक लाइन है, इसको मिरर लेते हैं ax प्लस by प्लस c, ठीक है। इस लाइन को मिरर लेके इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट है x2 y2, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -2 का ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक। इसका रिफ्लेक्शन है ये। अगर हमें एक चीज़ पता है, जैसे x1 y1 पता है, तो x1 y1 इसमें पुट करेंगे। a तो पता ही होगा, लाइन की इक्वेशन हमें दी होगी, जैसे 2x प्लस 5y प्लस c, तो 2x अगर दिया रहेगा तो 2a हो जाएगा, 5y दिया रहेगा 5b हो जाएगा, ठीक। यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे फिर। तो यहाँ इस वाले को, पहले इस वाले को इसके इक्वल कर देंगे, फिर इस वाले को इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। x1 y1 यहाँ पता होगा, a भी हमें पता होगा, सब पुट कर देंगे, यहाँ पे केवल एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले इसको इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से x2 आ जाएगा, फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से y2 आ जाएगा। तो हमें x2 y2 पता चल जाएगा, वहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर में पता चल जाएगा, और यहाँ रिफ्लेक्शन फार्मूला में भी पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। कैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1,3, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1,3 ऑन लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ऐसे एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट 1,3 से, यहाँ 1,3 से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम कुछ मान लेते हैं x2 y2 हम मान लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम x y को उधर लेके जाते हैं तो 3x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ a क्या है, ax होता था तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू 1। ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो क्या होता था x2 माइनस x1, तो हम इसको x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 कितना है 1 अपॉन a है 3 इज इक्वल्स टू y2
माइनस y2 y2 माइनस y1 3 है अपॉन b का -1 है इज इक्वल्स टू वहाँ पे माइनस था माइनस ए x1, ए कितना है, ए है 3 इंटू x1 कितना है 1, ठीक, माइनस ए x1 प्लस बी y1, बी कितना है -1, बी -1 है और y1 कितना है 3 है, तो -1 इंटू 3 प्लस का c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें x2 y2 यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो फाइंड करना है, x2 y2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो x2 y2 को पहले इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये केवल एक कैलकुलेट होकर एक वैल्यू ही आएगी, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर y2 को भी इसके इक्वल कर देंगे एक बार दोबारा, तो हमें y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जो जोरदार क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी एक चीज़ और पढ़ा दें तब आ जाएगा, ठीक है। तो जो है हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, हम लोगों ने पढ़ लिया जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्म क्या था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जनरल जो फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो चीज़ें आप नोट कर, जैसे लिख लीजिए हेडिंग कि कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये होती है जनरल फॉर्म की इक्वेशन। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी में। तो कैसे करते हैं, इस चीज़ को कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि अगर पहला कंडीशन है सी जो है सी पॉजिटिव है, ये जो सी है ना ये पॉजिटिव अगर ये सी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो पी को हम रिप्लेस करते हैं, पी को जो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी है, पी को हम किससे रिप्लेस करते हैं, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सी को रिप्लेस करते हैं, पी को रिप्लेस करते हैं इससे। फिर कॉस अल्फ़ा भी आता है उसमें, कॉस अल्फ़ा को रिप्लेस करते हैं माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम इन चीज़ों को ऐसे रिप्लेस करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ये तो था कि जब सी पॉजिटिव है, लेकिन जब सी नेगेटिव है तब क्या होगा, अगर सी नेगेटिव है तब हम पी को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कॉस अल्फ़ा को रिप्लेस करते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा को रिप्लेस करते हैं बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पी जहाँ पॉजिटिव है वहाँ यहाँ निगेटिव है, और जहाँ निगेटिव है वहाँ ये पॉजिटिव है। चीज़ें वही हैं, बस रिलेट करके आप लोगों को याद करवाना था, मतलब याद कर लीजिए, चीज़ें वही हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, पी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस हुई है, यहाँ पी नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस हुई, क्योंकि सी नेगेटिव है ना, से नेगेटिव है। कॉस अल्फ़ा यहाँ पॉजिटिव से रिप्लेस हुआ है, कॉस अल्फ़ा यहाँ नेगेटिव से रिप्लेस हुआ है, ठीक। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन का यही, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, वाई का जो कोफिशिएंट होता है, वही ए भी होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें।
चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी एक क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट लाइन रूट अंडर रूट 3x, एक लाइन है, कन्वर्ट लाइन माइनस का रूट 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 7 इज इक्वल्स टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमें इस लाइन को कन्वर्ट करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि c 0 है, c 0 है, तो c जब 0 है तो हमने क्या बताया था कि c को किससे रिप्लेस करेंगे, c अगर 0 कह रहे हैं, सॉरी c पॉजिटिव है, ठीक है, कन्फ्यूज़न थोड़ा हो जाता है। तो अगर यहाँ c पॉजिटिव है यानी +7 है ना, तो c पॉजिटिव है, तो हम p को किससे रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, यानी p जो हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a है अंडर रूट 3 माइनस का x का कॉफिशिएंट a होता है, y b जो दिया हुआ है y का कॉफिशिएंट होता है b क्या है 1 है, और जो c दिया है वो कांस्टेंट टर्म होता है 7, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम p को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमारा भाई इक्वेशन क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p में कन्वर्ट करना है। तो p को कैसे हम पहले लिखेंगे, p को रिप्लेस करेंगे c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, p को रिप्लेस करेंगे c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c कितना है 7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है -√3 और -√3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस का 1 b 1 है, b स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2, ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 रूट में 4 है तो 2 आ जाएगा। अब कॉस अल्फ़ा को कैसे रिप्लेस करेंगे, कॉस अल्फ़ा को, कॉस अल्फ़ा था कि माइनस a अपॉन यानी माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, माइनस a है, ठीक है, तो अगर ये माइनस a है तो माइनस यहाँ पहले से है, a की वैल्यू -√3 है तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा √3 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे यहाँ पे 2 आया था, ये आ गया कॉस अल्फ़ा, और हमें यहीं पे से साइन अल्फ़ा भी पता चल जाएगा कि साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस का b होता है ना, तो माइनस का 1, माइनस का b होता था ना, माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 आया है, तो माइनस का हाफ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू √3/2, साइन अल्फ़ा की वैल्यू -हाफ है, ठीक। हमें दोनों जो है एंगल्स हमें इक्वल चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों किस मतलब अल्फ़ा की किस वैल्यू पे दोनों इक्वल होंगे, तो अल्फ़ा की अगर वैल्यू हम 330 डिग्री लें, ठीक है, 330 डिग्री पे, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये अल्फ़ा यहाँ कॉस अल्फ़ा है, यहाँ साइन अल्फ़ा है, ठीक है, दोनों एंगल दोनों का सेम है, तो यहाँ अल्फ़ा, यहाँ से दोनों को देखने के बाद यहाँ से अल्फ़ा निकल के आता है 330 डिग्री। अगर हम अल्फ़ा 330 डिग्री लें तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 होगी और साइन अल्फ़ा की वैल्यू -हाफ होगी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 330 या 11π/6 या रूट या 330 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन क्या होगी, x कॉस अल्फ़ा क्या है 11π/6 प्लस का y साइन इंटू 11π/6 इज इक्वल्स टू p कितना आया है 7/2। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम सॉल्व करके फिर पता कर लेंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आ जाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है,
नेक्स्ट चीज़ है वो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक, तो मिटाएं इसको, चीज़ें मिटाएं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं चीज़ें, ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे स्लोली पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है लगता है कि चीज़ें हमें आ रही हैं तो फिर आप वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिए, सही आपके लिए अच्छा ही होगा। क्वेश्चन केवल देख लीजिए, अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो क्वेश्चन केवल देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी तो हैं। इसके बाद जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए चिंता ना कीजिए, ठीक। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक, ये है x1 कॉमा y1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 ऑन लाइन ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ऑनलाइन इस पे, ठीक है, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन इस पे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c इज ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड में, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ। अगर हमें x1 कॉमा y1 से परपेंडिकुलर गिवन है किसी लाइन पे तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अगर हम इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, तो ए बी की लेंथ हो जाएगी ये, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को याद रखेंगे तभी आगे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में आसानी होगी, वरना फिर ना। तो चीज़ों को याद कीजिए, कंसेप्ट याद कीजिए। तो इस पे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइन इज सच दैट अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम पॉइंट 3 कॉमा -1, ठीक है। ए लाइन इज सच दैट अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखो अलजेब्रिक सम जो होता है वहाँ पे मॉड नहीं होता है, ठीक। अलजेब्रिक सम जो होता है परपेंडिकुलर का वहाँ मॉड नहीं होता है, लेकिन जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वहाँ मॉड हो जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम पॉइंट 3 कॉमा -1, ठीक है, 2 कॉमा 5 1 -1 कॉमा 4 2 कॉमा 5 -1 कॉमा 4 और चौथा पॉइंट क्या दिया 4 कॉमा 0, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम दीज पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो क्या करना है, प्रूफ दैट लाइन पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड फिक्स्ड कोऑर्डिनेट। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है और उस फिक्स्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अलजेब्रिक वैल्यू जो होती है, ठीक है, अलजेब्रिक वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती जो है वो वहाँ से जो है मॉड हट जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c। तो हम मान लेते हैं कि जो लाइन है लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हम मान लेते हैं।
अब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होता था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता था हमारे पास, ठीक। तो एक्स वन वाई वन यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ ये वाला इस पे पुट करेंगे और सबको सम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ए है, ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ x3 प्लस बी के साथ -1, ठीक, ये वाला -1 प्लस का c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का अलजेब्रिक सम ऑफ, सबका अलजेब्रिक सम निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट से निकालना, अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट से निकालना है। तो यहाँ ये x और y का काम करेगा, यानी a इंटू 2 प्लस बी इंटू 5 प्लस का c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का इस पॉइंट से भी इस पे जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस का b इंटू 4 प्लस का c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा ये। उसके बाद इससे निकालना है, इस पे चौथे वाले से भी निकालना, सबका सम करना, अलजेब्रिक सम कह रहा है, ठीक। तो हो जाएगा a इंटू 4 अपॉन a इंटू 4 प्लस b इंटू 0 प्लस का c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दीज पॉइंट ऑन लाइन इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इनका सम 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ये हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, और वो फिक्स्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल है, ठीक। तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो केवल ऊपर वाला चीज़ बचेगा, ऊपर वाला चीज़ बचेगा। तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे -a है, और यहाँ पे 4a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस का 2a 5a हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 और 4 9a हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सबको ऐड कर लेते हैं ऊपर से ही, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 4 9a 9a, और यहाँ -a है ना, तो 8a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, 8a प्लस का 8a बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद। अब b देखो, यहाँ b इंटू 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9b हो जाएगा, 9b, यहाँ b 0 है, यहाँ 9b माइनस का यहाँ b हो जाएगा, तो 9b में से एक b जाएगा, 8b बचेगा, प्लस का c देखो 1 2 3 4, ठीक, प्लस का 4c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो 4 से डिवाइड क्योंकि यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो ये 2a 2b प्लस c। अब क्या आ रहा है कि हमें प्रूफ करना था कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, यानी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं, 2 इंटू a और प्लस का 2 इंटू बी प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, यानी 2,2 से ये लाइन पास हो रही है, 2,2 से लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि एक जो है फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और ये फिक्स्ड पॉइंट हमें फाइंड करना था, तो 2,2 हो जाएगा हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक।
आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम है नीचे, ठीक है, तो सेम लेके डिनोमिनेटर को एक बार लेके √a² + b² 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, केवल ऊपर वाले केवल न्यूमरेटर सी बचेंगे हमारे पास, ठीक। तो हम आपस में इनको जो है कैलकुलेट करेंगे जब अच्छे से, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 8a + 8b + 4c = 0। फिर यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2a + 2b + c = 0। तो 2, 2 से ये पास हो रही है और ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। आई होप क्वेश्चन अच्छा था, ठीक, क्वेश्चन अच्छा था, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। मज़े से पढ़िए, मज़ा आता है बड़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल रहे हैं, फिर पढ़ने में क्या जा रहा है आप लोगों को, ठीक। जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो इसके बाद इतनी चीज़ें नोट किए आप लोग। अच्छा, अगर कोई लाइन है, ठीक है, उसके पैरेलल अगर कोई लाइन है ax + by + c, उसके पैरेलल कोई लाइन है, तो उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? जैसे लाइन है ax + by + का c, ठीक है, इसके पैरेलल एक कोई लाइन है, तो इसका इक्वेशन जानते हैं कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे कि ax + by + का लैम्डा, ठीक है। अगर चीज़ें उसके पैरेलल है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? -a/b। स्लोप तो यही होगा ना, ax + by + c, स्लोप का -a/b हो जाएगा। तो अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो उसका भी स्लोप -a/b होना चाहिए, तो यहाँ भी -a/b है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म केवल चेंज होता है, ठीक। कांस्टेंट टर्म तो हम लैम्डा कुछ लेट कर लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि अगर पैरेलल लाइन है तो उसके अगर एक लाइन दिया हुआ है ax + by + c, तो उसका जो पैरेलल लाइन, उसके पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा हमारा ax + by + लैम्डा = 0, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। और अगर कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं, अगर इक्वेशन है कि जैसे x + 2y = 3, x + 2y = 3, अगर हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2y = -x + 3, तो y = -½ × x प्लस का 3/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप है -½ और यहाँ पे ये जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो 3/2 है। ये स्लोप है -½ और y एक्सिस इंटरसेप्ट -3/2 है, ठीक है। और अगर हम सेम नंबर से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, ठीक है, तब भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। अगर हम 2 से 3 से 4 से किसी भी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, लेकिन ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास स्लोप निकल के -1/2 ही आएगा। तो कुल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लाइन में अगर हम दोनों तरफ राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो जो पुराना इक्वेशन है और जो नया इक्वेशन बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो दोनों एक सेम लाइन ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ होता है कि अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो जो पुराना इक्वेशन है और जो नया इक्वेशन है वो दोनों सेम लाइन शो करेंगे, ठीक है, वो सेम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई लाइन है ax, जैसे a1x मान लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। और दूसरा लाइन मान लेते हैं b2x + a2x + b2y, a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा लाइन है। अगर दोनों लाइन सेम है, अगर बोथ लाइन रिप्रेजेंट सेम, बोथ
रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये हो जाता है कंडीशन, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास कंडीशन। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, अब आ जाता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे अभी ने हमने बताया कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर रिफ्लेक्शन फार्मूला, फिर उससे आगे जो आता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं अगर, तो उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर पहला लाइन दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और जो दूसरा लाइन दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस का C2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ C1 C2 ही केवल चेंज हुआ है, ना कि A B दोनों वही हैं। x के कॉफिशिएंट भी वही हैं, y के कॉफिशिएंट भी वही हैं। अभी हमने बताया ना कि अगर कोई पैरेलल लाइंस है तो उसके जो उसका कांस्टेंट टर्म होता है वही केवल चेंज होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो, d डिस्टेंस, तो वो होता है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस का B²। ये होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। AX प्लस BY प्लस C1 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, अभी हमने बताई है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ये कार्टेशियन सिस्टम में ही बता चुके हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वही केवल चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कुछ लैम्डा लेट कर लेते हैं, C1 C2 लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों के ऊपर है। ठीक, तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। इससे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है कि मतलब फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, एक ये दिया हुआ है पहला, और दूसरा क्या दिया हुआ है 8x माइनस 6y प्लस 7, 8x माइनस 6y प्लस का 7। इन दोनों लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब ये है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये है 8x माइनस 6y प्लस 7, तो इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, अब 2 से हम डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, अगर हम 2 से इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 7/2, ये आ जाएगा। अब ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल दिख रही है कि नहीं, ये लाइन दोनों पैरेलल दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म केवल चेंज है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म चेंज है। 4x यहाँ स्लोप इक्वल है, यहाँ 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y। अब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, d इज इक्वल्स टू मॉड C1 माइनस C2। ठीक, C1 कितना है मान लेते हैं 2, ये C1 है, ये C2 है, माइनस का माइनस 7/2 अपॉन रूट में A² प्लस का B²। ठीक है, A² प्लस का B², सॉरी 4 है, A 4 है और B 3 है, तो यानी 4² प्लस का 3²। यह आ जाएगा हमारा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी होती चली जा रही है। ठीक है तो हमारा जो नेक्स्ट है, पढ़ाएंगे अच्छे से, टेंशन ना लीजिए चाहे वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा है कि एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक, अगर जैसे कोई ऐसे दो लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन ये है, ठीक,
एक लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। और ये हम एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ये थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, θ1, ये θ2, ठीक है। अब अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ θ1 जो है, θ1 क्या हो जाएगा, θ1 जैसे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अंदर के जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल के होता है। इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल के होता है, यानी θ1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस θ2, अल्फ़ा प्लस θ2, ठीक है। अब θ2 को इधर भेजेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। अब tan ले लेते हैं दोनों तरफ, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan θ1 माइनस tan θ2, ये आ गई चीज़ें। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा, tan कॉमन कर लेते हैं। तो यार तो लाइट फिर से चली गई थी, हाँ तो हमने बताया अभी कि अगर लाइट जितनी बार जाएगी उतनी बार हमें वीडियो पॉज करके फिर से जो है वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक। तो ये देहात है यार, यहाँ लाइट आती जाती रहती है। हमारा तो लाइट का ही सहारा, जब लाइट आएगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan θ1 माइनस tan θ2, यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब tan θ1 माइनस tan θ2 क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ये आ जाता है tan अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास tan θ1 tan θ2 यानी m1 m2, tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो m1 m2 दिया हो तो कैसे होगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्लियरली अब लास्ट है कि अगर हमारे पास दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये होता है हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। यहाँ थीटा जो है, थीटा है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक। तो यार ये लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बुक्स के या फिर कहीं के भी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।